बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो सर्कुलेशन का चैप्टर है, माइक्रो सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर पूरे को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरस्टिशियम की। इंटरस्टिशियम क्या होती है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो टिश्यू में मौजूद होते हैं, उनके दरमियान जो सेल्स की लवर स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर जो बहुत ज़्यादा एसक्यूज आता है, ठीक है, प्रॉफ में, वो है स्टार्लिंग फोर्सेस। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कैप्री के जहाँ पे पहला एंड होता है जिसे आर्टेरियल एंड कहते हैं और दूसरा जो वेनस एंड होता है वहाँ पे क्या चेंजिंग होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस की। तो स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होती हैं? स्टार्लिंग फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि कैप्री, अगर ये हम कैप्री का स्ट्रक्चर देखें तो स्टार्लिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि इस कैप्री पे एक्ट करती हैं और यहाँ से फ्लूइड को या तो कैप्री से बाहर लेके जाएंगी या फिर हमारे पास फ्लूइड को कैप्री के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्लिंग फोर्सेस हमारे पास चार फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली फोर्स जो होती है वो उसे कहते हैं कैप्री हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब कैप्री के अंदर जो फ्लूइड है उसको मूविंग जो प्रेशर होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो, एक जो फ्लूइड मूव करे कैप्री के अंदर, तो वो फ्लूइड इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो कोशिश करता है कि इसको लीक आउट करके ना कैप्री से बाहर चला जाए। एंडोथीलियल अगर ये सेल है तो यहाँ से लीक आउट होकर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो कैप्री हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आउटवर्ड फोर्स है, वो क्या करता है, कैप्री से फ्लूइड को इंटरस्टिशियम में मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली फोर्स होगी। दूसरी फोर्स होती है कैप्री प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, सिंपली आप याद रख लें, जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा या ऑन्कोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर क्या करता है, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो प्रेशर। ठीक है, तो ये जो कैप्री के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और साल्ट्स की वजह से जो ऑन्कोटिक और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है कि इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को कैप्री में मूव करता है। अगर ये कैप्री है ना हमारे पास, तो ये कैप्री जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को कैप्री के अंदर मूव कराता है। क्योंकि ये जो साल्ट और ये प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, ये होती है ऑस्मोटिक, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, ये अपनी तरफ जो होती है ना फ्लूइड को अटैक्ट करती हैं। तो इसलिए जो कैप्री प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो क्या करता है, वो फ्लूइड को मूव करता है इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ। तीसरी फोर्स हमारे पास आ जाती है इंटरस्टिशियन फ्लूइड प्रेशर। अब ये क्या, पहले तो हमने बात कर ली कि कैप्री के अंदर जो पानी की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है फ्लूइड की वजह से, दूसरा नॉन वाटर जो मटेरियल होते हैं उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये दो हमने बात करी। अब इंटरस्टिशियम में भी दो ही चीज़ें हैं, एक फ्लूइड होगा, एक नॉन फ्लूइड मटेरियल होगा। तो इंटरस्टिशियम का जो फ्लूइड मटेरियल है वो सेम काम करेगा जो वो करता है, लेकिन ये मतलब सेम काम क्या करेगा, इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ मूव करेगा। मतलब जहाँ पे ये फ्लूइड प्रेशर होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड को मूव कराता है। तो इंटरस्टिशियम फ्लूइड प्रेशर क्या करता है, इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ मूव कराता है, ठीक है, फ्लूइड को। और जो इंटरस्टिशियम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंटरस्टिशियम की तरफ फ्लूइड को कैप्री से लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट में हम बात कर लेते हैं, जहाँ भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो क्या कहता है, उस जगह से फ्लूइड को दूसरी तरफ भेजा। इसलिए कैप्री का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो कैप्री से इंटरस्टिशियम में भेजेगा, इंटरस्टिशियम का फ्लूइड प्रेशर है तो इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ भेजेगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अपनी तरफ खींचता है। अब कैप्री का ऑस्मोटिक प्रेशर तो कैप्री की तरफ फ्लूइड को खींचेगा। इसी तरह इंटरस्टिशियम का ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियम की तरफ फ्लूइड को खींचेगा। ये हमारी चार फोर्सेस स्टार्लिंग। अब बात कर लेते हैं हम कि किस तरह कैप्री, अच्छा यहाँ पे हमारे पास होती है, पीछे हमारे पास होती है आर्टियोल। आर्टियोल जो होती है वो कैप्री में कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू में आकर, फिर बहुत सारी कैपरीज होती हैं वो टिश्यू को सप्लाई करती हैं। फिर जब सप्लाई हो जाती है तो वो आर्टियोल क्या होती है, वेन्यूल बन जाती है, वेन्यूल से फिर आगे वेन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि कैप्री को हम दो एंड में डिवाइड कर देते हैं। ये जो आर्टियोल की तरफ इसका एंड होता है उसको कहते हैं एट्रियल एंड, ठीक है, आर्टियल एंड। और दूसरी तरफ जो वेन की तरफ, वेन्यूल की तरफ उसका एंड होता है कैप्री का, उसको कहते हैं वेन्यूलर एंड। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना वो डिफरेंस होता है। किस तरह, अब ये हमारे पास आर्टियोल आ रही है, ठीक है, और वहाँ पे वो कैप्री में डिवाइड होगी। ठीक है, जब कैप्री में यहाँ पे जो कैप्री का वो एंड जो आर्टरी के साथ है वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP का मतलब कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, 30 mmHg। और मैंने पहले बता दिया कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, इंटरस्टिशियम में मूव कराता है। तो ये कैप्री से इंटरस्टिशियम की तरफ मूव करवाएगा फ्लूइड को। दूसरी फोर्स की जो आउटवर्ड फोर्स है वो हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
ये इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, 3 mmHg होता है। अगर नॉर्मली ये पॉजिटिव होता है ना, तो फिर तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, मतलब उसको चाहिए था कि इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ फ्लूइड को मूव कराए, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा कम फ्लूइड है कि बजाय उसको पीछे भेजने के कैप्री की तरफ यहाँ से इंटरस्टिशियम में, वो इतना ज़्यादा यहाँ पे कम फ्लूइड है कि उससे अब ये अपनी तरफ अटैक कर रहा है फ्लूइड को, तो कैप्री से इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स जो कैप्री से इंटरस्टिशियम की तरफ लेके जाती है, वो है इंटरस्टिशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पहले मैंने बताया जहाँ भी होगा फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। अब इंटरस्टिशियम को ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इंटरस्टिशियम में जो प्रोटीन वगैरह मौजूद होती हैं उनकी वजह से ये होता है, और ये क्या करता है, कैप्री से अपनी तरफ खींचता है, और ये 8 mmHg होता है। इसका मतलब है 3 हमारे पास आउटवर्ड फोर्सेज हैं और इनवर्ड फोर्स सिर्फ एक है। वो कौन सी फोर्स है, कैप्री ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कैप्री के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो सारी, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है ना, वो होता है 28 mmHg, और वो इंटरस्टिशियम से कैप्री की तरफ लेके आएगा। अब हम बात करें कि नेट कितनी फोर्सेज होती हैं एट्रियल एंड पे, ये मैंने एट्रियल एंड की डायग्राम बनाई है। ठीक है। एट्रियल एंड पे हमारे पास जो आउटवर्ड फोर्सेज हैं वो 30 और फिर 3 और 8, इनको आपस में जमा करें तो हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास आ जाता है 41। तो हमारे पास जो आउटवर्ड फोर्सेज है ना, आउटवर्ड फोर्सेज कितनी है हमारे पास, कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, नेगेटिव इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन सबको मैंने ऐड किया तो हमारे पास आउटवर्ड फोर्सेज कितनी है 41। लेकिन अगर इनवर्ड की बात करें तो इनवर्ड फोर्स कौन सी थी, सिर्फ एक ही थी, कैप्री ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनवर्ड फोर्स हमारे पास है 28। तो नेट हमारे पास क्या होता है कि नेट हमारे पास फ्लूइड जो होता है ना, यहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है, आउटवर्ड नेट फोर्स होती है, क्योंकि 41 ये बन रहा है, इसमें से इनवर्ड को मैंने माइनस किया तो हमारे पास 13 जो निकली है ना, इसका मतलब है जो 13 यहाँ से कैप्री जो आर्टिकुलर एंड है ना कैप्री का, वहाँ से 13 बाहर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाहर की तरफ फ्लूइड को मूव करवाना है ताकि ये टिश्यू वगैरह जो है ना ये अब्जॉर्ब कर ले फ्लूइड को। अब जो कैप्री का दूसरा एंड होता है ना, वीनस एंड, वहाँ पे क्या होता है कि इसने दोबारा जो फ्लूइड यहाँ पे दे दिया था ना, ये मूव किया फ्लूइड यहाँ से ऐसे, और कैप्री जब आर्ट्रियल एंड से फ्लूइड बहर गया इंटरस्टिशियम में, और यहाँ इंटरस्टिशियम जो अपनी खुराक चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, अपनी सारी पूरी कर ली, वहाँ से वेन्यूलर एंड में ये दोबारा वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह वेन्यूलर एंड पे कैसे फोर्सेज ऐड करती हैं कि जिसकी वजह से यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। अब चूंकि ये पूरे चैप्टर की वीडियो इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं फोर्सेज एट द वीनस एंड। ठीक है, ये डायग्राम वीनस एंड की है, जस्ट इमेजिन। ठीक है। तो ये हमारे पास कैप्री है, यहाँ पे सेम कैप्री ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम है 28, इसके अलावा नेगेटिव इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टेटिक भी 3 सेम है, और इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर भी 8 सेम है। मतलब ये जो 3 फोर्सेज थी ना, कैप्री, ये तीनों यहाँ पे वीनस एंड पे भी सेम होती है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे कैप्री हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, वहाँ पे चूंकि आर्टियल एंड तक आपको पता है कि आर्टी में प्रेशर ज़्यादा होता है फ्लूइड का, तो यहाँ पे 30 mm था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मूव करती है कैप्री और जब ये वेन्यूल बन रही होती है तो वीनस एंड पे ये फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि मोस्टली फ्लूइड जो होता है बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ 30 की जगह कितनी फोर्स रह जाती है वेनस एंड पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 10 रह जाता है। ठीक है। इसकी वजह से सारी फोर्सेज डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब देखें तो आउटर फोर्सेज कितनी है, 10, 3 और 8 कितनी हो गए, 10 और 8 18 और 3 21, मतलब आउटवर्ड फोर्सेज जो हैं वो 21 हैं, और इनवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी है, 28 है। इसलिए अगर इन दोनों को नेट फोर्स देखें तो नेट हमारे पास इनवर्ड फोर्स ज़्यादा बन रही है, ये 28 बन रही है और वो सारी मिलके 21। तो इसीलिए यही वजह होती है कि वेन्यूलर एंड पे क्या होता है, हमारे पास दोबारा फ्लूइड रिअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इनवर्ड टोटल कितनी होती है, 7 mm ऐसी थी। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आता है प्रॉफ में, इनवर्ड फोर्सेज पूछी जाती हैं एट वेनस एंड, और आउटर फोर्सेज पूछी जाती है एट कैप्री एंड। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्टारिंग फोर्सेज पूछी जाती हैं। बाकी इस चैप्टर में वही डेफिनेशन वगैरह इंटरस्टिशियम की मैंने पहले बता दी है। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियम में मौजूद होता है। ठीक है। और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम वाला चैप्टर में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।